Okay, so we will start with module 7 today, which is magnetic effect of electric current and magnetism. So we will start with क्वेश्चन नंबर 1. तो दो चैप्टर कवर करने हैं हमको इसमें. सो विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एज यू से. ओके, सो इसमें बेसिक बेसिक चीजें आपको बताना चाहिए. जैसे आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. आपके पास टोरॉइड है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वाइंडिंग्स कितना होता है. आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है एट सम डिस्टेंस आर. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल? ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो ऑल्सो यू शुड हैव सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द role of magnetic field in cyclotron. This is all you should know. So to start off with first question, ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. तो आपके पास ionized hydrogen atoms है and alpha particles. First of all, you should know what are ionized hydrogen atoms. So of course you should know कि आयनाइज हाइड्रोजन एटम मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. एंड अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें दो प्रोटॉन होते हैं. ओके, सो with same momentum they enter into a constant magnetic field B. The ratio of the radii of their path is, first of all you should know, रेडियस का इक्वेशन आपके पास आता है mv/qb. दिस इज समथिंग यू शुड नो. ये आपको मिलता है साइक्लोट्रॉन से. तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है? टू गिव द चार्ज पार्टिकल्स अ सर्कुलर पाथ. जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में whenever charge particles enter into a uniform magnetic field, the role of the magnetic field is to make their path circular. तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल होता है टू मेक देयर पाथ सर्कुलर. ओके, तो आपको फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको जब आप इक्वेट करते हो, व्हेन यू इक्वेट दिस, ओके, तो यू गेट, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज qvb. ये तो आपको पता होना ही चाहिए. इक्वल टू mv²/r. तो r आपको r चाहिए था, एक v कैंसल हो गया, तो आपको r मिल गया यहां से mv/qb. तो यू शुड नो दिस. ऑफ कोर्स ये आपको बेसिक पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस बेसिक कि हाउ डू यू गेट r इक्वल टू mv/qb. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज सेंट्रीपिटल फोर्स. This is something you should know. Force due to magnetic field is equal to centripetal force. All right, so this is what you have. Good. तो आपको R मिल जाएगा. mv is momentum, तो momentum upon qb. अब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मोमेंटम भी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देयरफॉर r is proportional to 1 by charge. ओके, तो RH हाइड्रोजन, सिंगली आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेडियस, ये आएगा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली 2 times ऑफ प्रोटॉन चार्ज अपॉन हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस बचा है उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो दिस इज 2 to 2:1, ऑप्शन नंबर बी. तो ऑल यू नीड टू नो वाज जस्ट द फॉर्मूला. आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता होना चाहिए. दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो. आपको इतना ही पता होना चाहिए. बाय द वे, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Two toroids
1 and 2 have total number of turns 100 and 200 and 100 respectively, with average radii 40 centimeter and 20 centimeter respectively. If they carry same current I, the ratio of, not radio of, is the ratio of the magnetic field along the two loops is. मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करते टाइम ही बताया आपको दैट यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज अ टोरॉइड. ओके, तो आपको टोरॉइड क्या होता है ये पता होना चाहिए. ओके, सेकेंडली यू शुड ऑल्सो नो, एज आई टोल्ड यू, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोरॉइड के एक्सिस पे, मतलब समवेयर ओवर हियर, pardon me for my drawing, of course it is not very good. तो ये एवरेज रेडियस हो गया, ये एवरेज रेडियस ही होता है बेसिकली एक्सिस ऑफ टोरॉइड. इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अगर आपको याद है तो μ0 ni ऐसा आप डिराइव करते हो, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है अपॉन टोटल लेंथ इज 2 पाई r. बेसिकली यहाँ पे वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग पे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज n. सो on toroid you have windings something like this. So total number of windings here is capital N upon 2 pi r, क्योंकि आपने सोलेनॉइड को टोरॉइड का शेप दिया है. यू शुड नो दिस ऑल्सो. आपके पास एक सोलेनॉइड था, एक रॉड था, उसके ऊपर वाइंडिंग था, आपने उसको डोनट शेप बना दिया, तो इसलिए लेंथ हो गया 2 पाई r. तो स्मॉल n इज कैपिटल N अपॉन 2 पाई r into this is I. Okay, this is what you should know. Now of course आपको देखना है यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है. डेफिनेटली ये कांस्टेंट होगा. ओके, 2 पाई भी कांस्टेंट होगा. अब एन, आई और आर की बात बची. ओके, करंट भी सेम बोला है आपको, तो करंट भी सेम बोला है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय आर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय आर. ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो. नाउ एक्सपेक्टिंग कि आपको ये फॉर्मूला पता है और आपको समझा है कहां से आया, तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको रेशो चाहिए, आपको रेशो चाहिए. तो b1 बाय b2 इज इक्वल टू n1 बाय n2 इंटू r2 बाय r1. ओके, n1 इज 200, n2 is 100 and r2 is 20 and r1 is 40. कैंसल कैंसल, ऊपर का 40 नीचे का 40 कैंसल, तो 1:1, ऑप्शन नंबर ए. दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. तो you just have to know formulas, that's it. आपको सिर्फ फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, nothing much. इतना फॉर्मूला पता है, then you are done. Next question, question number 3 is a very good question. A wire carrying current I has a shape as shown in the adjoining figure. तो हमारे पास एक वायर है जिसका शेप आपको यहाँ पे दिया है. तो शेप इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा शेप है. ओके, राइट. लीनियर पार्ट्स, यहाँ पे दो लीनियर पार्ट है, एक लीनियर पार्ट ये है, एक लीनियर पार्ट ये है. ओके, लीनियर पार्ट्स ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस को पैरेलल बताया गया है फिगर में. गुड. While the semicircular portion of radius r is in the yz plane, तो ये जो semicircular part है ये yz plane में है. That's also there. Magnetic field at point O, point O specify नहीं किया. अब point O यहाँ पे है, this is point O. तो ये जो point O है यहाँ पे magnetic field कितना होगा आपको ये पूछा है, right? तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, provided of course you should know basic formulas. अब ऐसा है, What I will do is, करंट तो सब में सेम है. ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको बोल दूंगा वायर नंबर 1, इसको बोल दूंगा वायर नंबर 2, वायर नंबर 3. ऑफ कोर्स 1 and 3 आर स्ट्रेट वायर्स इन पैरेलल टू ईच अदर, ये तो आपको पता ही है. आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस r का फॉर्मूला कितना होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ऑफ कोर्स ये आपको पता होना ही चाहिए. ओके, सो according to the given question, wires, parallel wires
parallel wires 1 and 3 are semi infinite है ना, क्योंकि you see ये इस तरफ इन्फिनाइट है, उस अपोजिट साइड पे इन्फिनाइट नहीं है. दे आर सेमी इन्फिनाइट वायर्स, आर सेमी इन्फिनाइट. ओके, और अगर सेमी इन्फिनाइट है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट O, सो मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी, देखो ऐसा है. अब दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम हियर. ओके, अब बात ऐसी है, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट. वायर नंबर 1 के लिए करंट जो है वो बॉटम टू टॉप जा रहा है. फिर आपको याद होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल. if you hold the current carrying wire in your right hand such that fingers are curled and the thumb is outstretched. थंब अगर आपको करंट का डायरेक्शन देता है तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है. तो अगर आप वो लॉ अप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट O पॉइंट पे वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा अंदर की तरफ. So magnetic field will go inwards. It will go inwards. Okay. So this is something which is really important. It will go inwards, right? Similarly, अगर आप वायर 3 की बात कर रहे हो तो due to wire 3 also at point O the magnetic field will go inwards. तो inwards मतलब दोनों ही केस में, इनवर्ट मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड्स हो गया, ये प्लस z एक्सिस है ना. तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड ड्यू टू वायर 3 बोथ आर डाउनवर्ड्स. आपको राइट हैंड थंब रूल पता होगा तो ही ये क्वेश्चन समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा. सॉरी फॉर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इफ यू नो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड. तो मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस डायग्राम को बड़ा करके बता देता हूं so that there is no confusion at all. So let's say I have a wire. ये हमारे पास सेमी इन्फिनाइट वायर है. So I have this semi infinite wire which is running parallel to x axis. मैंने x axis दिखाया नहीं है, मैं दिखा देता हूँ x axis. तो x axis आपका it is over here. ये आपका x axis है. तो x axis को पैरेलल है आपका ये जो वायर है वो, दिस इज पैरेलल टू x axis. यहाँ पे आपका z axis है. सो दिस इज z axis, दिस इज x axis. यहाँ पे जो करंट जा रहा है, मैंने ऑफ कोर्स इसको वायर नंबर 1 बोला है तो वायर सिंगल, लेकिन मैंने 3 पार्ट्स किए बेसिकली. ओके, तो यहाँ पे करंट I इज गोइंग अपवर्ड्स, हियर करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स. तो अगर आपको राइट हैंड थंब रूल पता है तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू फर्स्ट वायर इज डाउनवर्ड्स. तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू पार्ट 1. सिमिलरली ड्यू टू पार्ट 2 इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, मतलब पार्ट 3 नॉट पार्ट 2. ये जो तीसरा सेमी इन्फिनाइट पैरेलल वायर है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी नीचे की तरफ जाएगा. राइट हैंड थंब रूल आप एक बार पढ़ लो और उसको इमेजिन कर लो. तो इसका मतलब ये होता है कि B1 और B3 ये इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज, एंड बोथ आर गोइंग इन द नेगेटिव z डायरेक्शन. और आपको अगर याद होगा व्हाट इज the magnetic field at a distance r from an infinite wire, semi infinite wire, तो वो फॉर्मूला आता है μ0 I upon 4 pi r. ओके,
k cap with a negative sign. Why negative sign? Because obviously it is going downward. मैंने पहले ही बताया ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो दैट इज गिवन बाय म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r. ऐसा एक फॉर्मूला बनता है, राइट? यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल. ओके, अब ये B1 और B3 मिल गया. अब जो सेकेंड पार्ट है वायर का जो सेमी सर्कुलर है, so this part which is basically semicircular, part number 2, right? Now you should know magnetic field due to part number 2 is again minus mu 0 I by 4r. सिर्फ यहाँ पे पाई नहीं आता है, that's it. You just do not have pi over here. K cap, okay, right? ये K cap है ना? यहाँ पे होती है गलती because directions are important. So this is not K cap, this is I cap direction. तो आपको यहाँ पे वापस से right hand thumb rule पता होना चाहिए. You should know what is right hand rule. If it's the same rule, पहले क्या था कि थंब के डायरेक्शन में करंट था तो कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहे थे. अब उल्टा सोचो, अगर कर्ल फिंगर्स ये करंट का डायरेक्शन है तो थंब जो है that will give you direction of magnetic field. So you have to imagine something like this. This is curl fingers is current, so thumb is direction of magnetic field. So in this case, due to part 2 का जो magnetic field है, that is going where? So that is going here in negative x direction. So magnetic field due to part 2 is going here in negative x direction. This is the direction of B2. तो आपको B1, B2, B3 पता है, तो आपको O पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा. तो O पॉइंट पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा B1 बार प्लस B2 बार प्लस B3 बार. So therefore total magnetic field B bar is B1 bar plus B2 bar plus B3 bar. इसमें से B1 बार और B2 बार तो सेम है, तो माइनस म्यू 0, एज यू नो हियर इट इज माइनस म्यू 0 I 4 पाई r k कैप, ये B1 हो गया. ओके, माइनस B2 था म्यू 0 I अपॉन 4 r I कैप माइनस म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r k कैप. अगेन ये B3 था, राइट? तो इसमें से जो जो कॉमन निकालता है वो कॉमन निकालो एंड इसको सिंप्लीफाई करो. लेट मी टेक आउट माइनस म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r कॉमन. ओके, मैंने कॉमन निकाल लिया इनमें से. तो क्या बचेगा? पहले टर्म में k कैप बचेगा, दूसरे टर्म में माइनस, हियर इट इज पाई टाइम्स ऑफ, माइनस बाहर निकला है तो पाई टाइम्स ऑफ आई कैप. मैं पाई आई कैप क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे पाई था क्या? नहीं था, फिर भी हमने जबरदस्ती का पाई कॉमन निकाला है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, प्लस के कैप. तो ये आपको मिल जाएगा माइनस म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r 2 के कैप पाई आई कैप प्लस 2 के कैप. तो पाई आई कैप प्लस 2 के कैप ब्रैकेट में, और बाहर माइनस म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r, बाहर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r, अंदर पाई आई कैप प्लस 2 के कैप. ये ऑप्शन नंबर ए में है. तो ऐसा आपको सॉल्व करना है. तो अगर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि सेंटर ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा, फिर बोलोगे सर 2 कहाँ गया? वो सेमी सर्कुलर है. आपको अगर सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता तो नहीं हो पाएगा सॉल्व. तो दिस इज important and directions are important, so otherwise you will not be able to solve this question. Okay, otherwise it is simple, कुछ नहीं है, सिर्फ formulas पता होने चाहिए. Next question, a conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in figure. The frame moves to the right with a velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to.
हमारे पास एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम है ऑफ साइड ए और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आई एज शोन इन फिगर हियर. ओके, दे आर इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन मतलब वायर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम भी एक्स वाई प्लेन में है, तो दे आर इन द सेम प्लेन. ओके, अब जो फ्रेम है, ये जो स्क्वायर फ्रेम है, इसको मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, राइट? तो EMF इंड्यूस विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑब्वियसली यू शुड नो कि EMF इंड्यूस कब होगा, राइट? बाय द वे, ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होना चाहिए, तो ये दिस शुड गो इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मॉड्यूल. बट एनीवेज अभी आ गया है तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको, राइट? सो EMF इंड्यूस कितना होना चाहिए? अगर आपको याद होगा, हमने EMF इंड्यूस का एक फॉर्मूला बनाया था. EMF इंड्यूस्ड E is B into length into V, magnetic field into length of the wire, मतलब ये length, this length, not this one, not this one, this length into V. Okay, this is something you should know. एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं. पहले इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, let us call this as R and let us call this as S. अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो डेफिनेटली PQ साइड का डिस्टेंस और RS साइड का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए. लेट्स से PQ इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है B1 ड्यू टू वायर, ड्यू टू करंट I इन द वायर. ओके, और यहाँ पे है B2. डेफिनेटली यू शुड नो कि साइड अगर A है स्क्वायर फ्रेम का, तो ये डिस्टेंस A/2 होगा, राइट? इसका मतलब PQ साइड का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा x माइनस A/2 और RS साइड का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, यू विल गेट दिस डिस्टेंस एज x plus A/2. So this distance is x plus A/2. इतना तो पता होना चाहिए आपको. This is something which is very trivial and basic thing. Okay, right? क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये जो साइड्स है PQ और RS, यहीं पे EMF इंड्यूस होता है. EMF इंड्यूस पूरे फ्रेम में होता है, लेकिन बेसिकली फोर्सेस हियर कैंसल आउट. ये आपको पता होना चाहिए. सो इन एनी केस आई विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मॉड्यूल. अभी फिलहाल हमको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए. EMF इंड्यूस इज BLV, दैट्स इट. इतना पता होना चाहिए. नाउ ऑब्वियसली टोटल EMF इंड्यूस्ड, total EMF induced is E is equal to, कैसे करोगे इसको फाइंड? दिस इज वेरी सिंपल टास्क, एक्सट्रीमली सिंपल. फॉर्मूलाज इज ऑल यू नीड टू नो. B1, अभी ऐसा है, साइड का लेंथ, एंड ऑफ कोर्स दोनों ही केस में साइड का लेंथ A है, BAV, B1AV माइनस B2AV. माइनस क्यों किया? क्योंकि जब EMF इंड्यूस होगा तो EMF induced in side PQ and in RS will be oppositely directed. तो वो oppositely directed होता है, इसलिए माइनस किया. तो anyways, तो B1, as I told you, magnetic field B due to a wire at a distance R, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया था फॉर्मूला. तो इफ यू रिमेम्बर, हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में फॉर्मूला यूज किया था, ये पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स. ओके, तो यू शुड नो फॉर्मूलाज, क्या आता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओके, सो इन एनी केस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू सॉल्व, तो यू विल गेट म्यू 0 I. मैं डायरेक्टली फाइनल स्टेप बता रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स. हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में करने ही वाले हैं, तो मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी बेसिक थिंग. और प्रोपोर्शनलिटी है, वैसे भी प्रोपोर्शनलिटी से वर्कआउट करना है हमको. तो ये आ जाएगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई x प्लस A/2 इंटू AV.
हमको पूछा है EMF induced is proportional to what, EMF induced E is proportional to what, ओके। अब यहाँ पे म्यू जीरो कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, और ये दोनों टर्म्स में कॉमन भी है और ये दोनों कांस्टेंट भी है, मतलब ये सारा का सारा फैक्टर कॉमन है और कांस्टेंट है। तो 1/x माइनस a/2 माइनस 1/x प्लस a/2, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व दिस। तो म्यू जीरो, अभी ये आई विल नॉट राइट डाउन ऑल दिस स्टफ, आई विल जस्ट से प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो वो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया है, तो उसको हम लोग अभी लिखेंगे नहीं, और वो कांस्टेंट है वो तो हमको पता ही है, तो वो तो हमको ऑलरेडी पता है। ओके, तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको सिर्फ अब ये वर्कआउट करना है, 1 ये 2x माइनस a/2 माइनस दिस इज 2x प्लस a/2, ओके। तो ये आपको मिलेगा E is proportional to, let me just copy and paste, तो ये आपको ऐसा मिलने वाला है, ये 2 यहां से हटा दो और ये 2 ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, राइट। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइंग, अब आपको ये फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, 2 भी बाहर निकाल दो, 2 मेरे काम का नहीं वैसे भी, तो 2x प्लस ए माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, माइनस ए अपॉन 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, तो इसको हम लोग सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए अपॉन जो नीचे का जो मल्टीप्लीकेशन था दो टर्म्स का वो रहेगा ही एज इट इज, ओके। तो ये 2x कैंसिल हो गया, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 2 और ऊपर a प्लस a 2a, मतलब ऊपर आ जाएगा 4a अपॉन ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो रहने ही वाला है, तो 4a, a तो साइड था, स्क्वायर का साइड था, वो तो कांस्टेंट है, मतलब इन शॉर्ट ऊपर 4a ये कांस्टेंट टर्म है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/2x माइनस a अपॉन 2x प्लस a, है क्या ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इवन दो इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट्स ओके, आ गया, तो अभी क्यों आ गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए कभी कभी इस चैप्टर में भी आ जाता है, डजंट मैटर रियली, ओके। सो दिस इज द आइडिया, आई मीन यू शुड नो, ये इजी है, दैट्स अ इजी थिंग, नॉट रियली डिफिकल्ट, सो इट्स इजी। सिर्फ इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि करंट जब इंड्यूस होगा फ्रेम में तो करंट जाएगा कैसे, राइट। तो B1 और B2 का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट एंड सिंप्लीफाई इट, इजी। Fifth number question is very interesting and very good question and you need to pay attention. मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए because this is something which is important. Two similar coils of radius r are lying concentrically, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, with their planes at right angles to each other, that is important, okay, right. The current flowing in them are I and 2I, this is also important. The resultant magnetic induction at the center will be हमारे पास, just a minute, एक मिनट, let me just draw two concentric rings, ओके। तो ये हमारे पास आ गया एक रिंग, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये एक रिंग है, मान लो ये रिंग है, मान लेना, थोड़ा थिकनेस दिखेगा अब, दिस इज अ रिंग, ये दूसरा रिंग है, तो ऐसा सिस्टम है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर,
ये दो कॉइल है, दोनों का रेडियस r है. ओके, सो बोथ हैव द सेम रेडियस, आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली, दोनों का जो सेंटर है इट्स द सेम. तो दोनों का सेंटर इस पॉइंट पे है, मान लो O पॉइंट पे है, राइट. विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल, देखो इसका जो प्लेन है और इसका जो प्लेन है बोथ आर एट 90 डिग्रीज, राइट. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो. द करंट फ्लोइंग इन देम आर I and 2I. मैं मान लेता हूं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2I है, राइट. गुड. तो ऐसा है, इसको मैं कंडक्टर नंबर 1, इसको मैं कंडक्टर नंबर 2 बोल देता हूं. द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, व्हाट यू नीड टू नो. आपको सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दैट इज समथिंग विच इज मस्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज म्यू 0 I by 2R. ये होता है. ये कंप्लीट कॉइल है. फिर आप बोलोगे यहाँ पे आपने 4R लिखा, वहां पे आप 2R बता रहे हो. हाँ, मैं 2R बता रहा हूं क्योंकि आप कंप्लीट कॉइल की जब बात करते हो तो एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं. म्यू 0 by 4 पाई, मैंने 4 पाई यहाँ पे एडजस्ट किया है, तो मैं 4 पाई को कैंसिल भी करूंगा, और 2 तो था ही, R भी था, I भी था, सिर्फ 4 पाई को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, राइट. तो बेसिकली क्या होता है ना इस केस में, 1 and 2, राइट. तो ये आप ऐसा क्यों लिखते हो, क्योंकि आपके पास म्यू 0 by 4 पाई की वैल्यू आपको पता होती है. That is basically, you know, it is 10 power minus 7, right. This is what you should know. ये है पूरे के पूरे कॉइल का, पूरे सेमी सर्कुलर कॉइल होता तो इसका हाफ, इसका हाफ, तो फिर ऊपर 2 नहीं आता. इसके लिए मैंने, और पाई पाई तो वैसे भी नहीं आता है, सिर्फ एडजस्टमेंट का पार्ट था. तो म्यू 0 I by 4R लिखा था क्या मैंने, म्यू 0 I by 4R लिखा था, यस लिखा था. तो व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट. तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट I विथ रेडियस R. तो पहली जो कॉइल है हमारे पास B1, इसका आपको मिलेगा म्यू 0 I अपॉन 2R. और जो दूसरा कॉइल है उसका सेंटर पे आपको मिलेगा म्यू 0 2I अपॉन 2R. क्यों 2I by 2R, क्योंकि डबल करंट है सेकेंड कॉइल में. लेकिन हमने डायरेक्शंस कहाँ देखे, हमको डायरेक्शंस भी तो देखने पड़ेंगे. आपको मैंने अभी अभी बताया राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल. अब आपको ये समझना है, ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, दिस कर्ल्ड फिंगर्स आर गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब इज गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो पहला कंडक्टर है मेरे पास, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. दिस इज B1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1. सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर की जब बात कर रहा हूं मैं, तो सेकेंड कंडक्टर में करंट ऐसा है, तो थंब मतलब ऊपर की तरफ, ये है B2 का डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर इज गोइंग अप, इज गोइंग अप. आप चाहो तो आप दोनों को इंडिविजुअल भी बता सकते हो. व्हाट डू आई मीन बाय इंडिविजुअल, मतलब मैं क्या करता, मैं आपको करके बता देता हूं. दिस इज डायरेक्शन ऑफ B2. आई वुड हैव डन दिस वे, मैं इसको बता दूंगा. मैं बोलूंगा ये पहला कंडक्टर है, और पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रहा है B1. ओके, राइट. ये दूसरा कंडक्टर है, दूसरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहां ऊपर की तरफ जा रहा है B2. सो दिस इज B2, दिस इज B1. मैं ऐसा अलग अलग से भी दिखा सकता था. ओके, एंड देन मैं बोलता हाँ लेकिन दोनों कॉन्सेंट्रिक है,
फिर कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या कि ये दोनों ऐसे होंगे, तो आपका वापस से सेम डायग्राम बन गया। डजंट मैटर रियली, आपको इंडिविजुअल दिखाना है चलेगा, डजंट मैटर। अगर आपको कंफ्यूजन यहाँ पे कम होता है तो आप इंडिविजुअली दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ठीक है, द होल आइडिया हियर इज, इंपॉर्टेंट ये है कि B1 और B2 दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट? और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट जाता है अलोंग डायगोनल। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। So I am keeping all the diagrams. I am not removing anything from here. It is for your future reference. So B will be ultimately under root of B1 square plus B2 square, because दो perpendicular vectors का resultant is given by this formula, right? So this is something you need to know. So that is equal to B1 आपको पता है ये था म्यू 0 I/2R, उसका स्क्वायर होगा। B2 आपको पता है, B2 आपके पास था म्यू 2I/2R, इसका स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन निकलता है वो निकाल लो। म्यू 0 I/2R तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा दोनों में से, ओके? तो दोनों में से मैंने स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो पहले में तो सिर्फ बचा 1 स्क्वायर, दूसरे में बचा 2 स्क्वायर, राइट? फिर ये म्यू 0 I/2R जब स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो म्यू 0 I/2R का स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो म्यू 0 I/2R बचेगा। अंडर रूट में बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 दैट इज 5। तो आपको मिल जाएगा आंसर एज अंडर रूट 5/2 म्यू 0 I/R। ऐसा आपको मिलना चाहिए, अंडर रूट 5 म्यू 0 I/2R, ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू गेट एज एन आंसर। तो ऐसा आपको मिलने वाला है, राइट? तो as you see, the level of question is not really difficult. It is very simple, provided you know basic formulas and direction. यही प्रॉब्लम हो जाता है, you have to know rules of finding out direction. अगला क्वेश्चन, an alternating electric field of frequency U is applied across the Ds with radius R of a cyclotron that is being used to accelerate protons, okay, of mass m. The operating magnetic field used in cyclotron and the kinetic energy of the proton beam produced by it are given by. So because we are talking about cyclotron now, मैं आपको basics बता ही देता हूँ कि what is the basics behind cyclotron. Normally what you have is, आपके पास दो D shaped hollow box होते हैं। So let me see if I can draw D properly. It is important for me to draw this properly, क्योंकि अगर ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ तो then it will be an issue. Anyways, okay, more or less like this. तो होता क्या है, हमारे पास दो hollow shape Ds होते हैं। These are hollow Ds, okay? Hollow मतलब पता है आपको, पोकल। Hollow is from inside they are hollow। तो ऐसे आपके पास ये एक डी हो गया, ऐसा और एक डी होगा, तो देयर आर टू सच डीज। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है, राइट? अब मैं थोड़ा गैप दिखा देता हूं इन दोनों में, थोड़ा गैप दिखा देते हैं। गुड। इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स मोस्टली ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रखते हैं यहाँ पे, राइट? और इन दोनों डीज को आप कनेक्ट करते हो अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ, हाई
फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई। तो यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई लगाया होता है। तो ये एसी सप्लाई क्या करता है आपको पता है? एसी सप्लाई क्या करता है? ये एक, इसको मैं D1 बोलता हूँ, ये डीज है तो D1, ये D2। ये क्या करता है? ये इसको नेगेटिव करेगा फिर पॉजिटिव करेगा, फिर इसको पॉजिटिव करेगा इसको नेगेटिव करेगा, फिर इसको नेगेटिव करेगा इसको पॉजिटिव करेगा, मतलब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अराउंड एक सेकेंड में कुछ हजार टाइम, राइट? सो इट्स वेरी हाई अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ओके, व्हेन आई से कुछ हजार टाइम मतलब 20,000 25,000 टाइम्स, 25,000 टाइम्स पर सेकेंड द वर्ल्ड द प्लेट्स चेंज देयर पोलैरिटीज, राइट? तो होता क्या है, यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेगा, ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव है तो इनिशियली ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। फिर जैसे ही ये D1 से बाहर निकलने लगा, उस इंस्टेंट पे D2 नेगेटिव हो गया और D1 पॉजिटिव हो गया, तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा चलता रहेगा। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम इसको एक्सेलरेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रोल है, ये जो अल्फा पार्टिकल सेंटर से इमिट हो रहा है उसको एक्सेलरेट करना है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ाना है, मतलब एनर्जी बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है। और आप इन बीज को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो। इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? सो यहाँ पे जो आपने ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, एज आई टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ, ये जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसका काम, ये जो पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहे थे उसके कर्वेचर को सर्कुलर करने का काम है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फॉर सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है। ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू नो नाउ। अब हमें बोला है फ्रीक्वेंसी। ओके, एक गलती से यू प्रिंट हुआ है, इट शुड बी नु बेसिकली। फ्रीक्वेंसी इज नोटेड बाय नु, राइट? फ्रीक्वेंसी, यहां जो फ्रीक्वेंसी मैंने अप्लाई की है दैट इज नु। ओके, राइट? देन मैग्नेटिक फील्ड बी है और साइक्लोट्रॉन का इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का, प्रोटॉन बीम का, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जगह पे प्रोटॉन का बीम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी के है। दे आर आस्किंग यू व्हाट आर द इक्वेशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ सिंपल थिंग। कैसे? फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे फाइंड करोगे, अभी अभी मैंने करके बताया था। तो दिस इज EB अपॉन 2πm। इफ यू डोंट नो दिस, यू शुड नो दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां से आया। दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। फ्रीक्वेंसी कहां से आया आपको पता होना चाहिए। एंड B इज इक्वल टू, तो B क्या मिलेगा? 2πm इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन E। तो यू गेट B मैग्नेटिक फील्ड 2πm nu बाई E, ये आपको मिलता है। करेक्ट? नाउ you already know, what you already know is, yeah, do you know this? Yes, you know this. Force due to magnetic field is equal to centripetal force. So you already know this. Force due to magnetic field is centripetal force. Okay, so force due to magnetic field is charge which is E, क्योंकि प्रोटॉन है इसलिए मैंने E लिखा है। प्रोटॉन पे E चार्ज होता है, QVB होता है ना ये। Force due to magnetic field is Q into V into B, but Q is E here, and this is mv square by r, right? Good. तो डेफिनेटली ये गया, ये गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा, from here you will have v, that is speed, is equal to EBR by m, right? But what is B from equation number 1? So from 1, therefore velocity v is ER by m into B. B is 2πm
नू बाय ई, ये ई ये एम कैंसल। तो आपको यहाँ से वेलोसिटी v मिल गया, वेलोसिटी v मिल गया आपको 2 पाई r टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाई एम आई फाइंडिंग आउट, why am I finding out v? Because I want to find out kinetic energy, that is half mv square। तो ये half m v का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर न्यू स्क्वायर, है ना। ये वेलोसिटी v का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 जा, ये 2 जा, तो आपको मिल जाएगा 2m पाई स्क्वायर r स्क्वायर न्यू स्क्वायर, राइट। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है वो देख लो, तो जहां भी मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई m न्यू बाई ई, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी इज 2 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर न्यू स्क्वायर 2 m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। ये ई गलती से आ गया है यहाँ पे, तो ई नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है। देयर इज अ मिसप्रिंट इन द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में मिसप्रिंट है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है। जिसको ये नहीं पता है ये देख लो कैसे आता है। दिस इज एक्सट्रीमली ट्रिवियल टास्क, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी इज ईवी अपॉन 2 पाई एम, तो बी मिल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करोगे, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो, तो v मिल गया, तो v स्क्वायर उसको हाफ m से मल्टीप्लाई कर लेना, तो v कैसे मिलेगा, v मिलेगा आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से आपको v मिल गया, v में b आया और ये b आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तो दैट्स इट। तो यू हैव v इज 2 पाई r इनटू फ्रीक्वेंसी नू, क्योंकि यहाँ पे आंसर में ही नू दिया है, तो नू के टर्म्स में वेलोसिटी को लाना पड़ेगा आपको। तो हाफ एम वी स्क्वायर में v की जगह पे 2 पाई r नू डाल दो, सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर सी यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer has a coil of resistance 100 ohm and gives a full scale deflection of 30 milliampere current. If it is work as a voltmeter, if it has to work as a voltmeter, if it has to work as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added will be। आपको याद होगा, आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हो। गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हो, तो करंट IG थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस इज द सेम, क्योंकि 2 या 3 या 10 या 10,000 या 15,000 या 1,00,000 या इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर सीरीज में हो, तो सीरीज में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें करंट होता है सेम, तो करंट इन सीरीज इज द सेम, और वोल्टेज V विल अपीयर अक्रॉस द एंड्स, तो यहाँ पे आपको ये वोल्टेज V अपीयर होगा। और अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हो इन पैरेलल, शंट बोलते हैं उसको। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शंट केस, तो मैं वो अभी बताऊंगा नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो इज इट नॉट सिंपल, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R। व्हाट इज सो डिफिकल्ट, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज R, R फाइंड करना है, तो हो गया सिंपल। तो ये आ जाएगा आपके पास V माइनस IG इंटू G, करेक्ट, राइट, ओके। या फिर आपको अगर चाहिए तो आप इसमें से पहले IG कॉमन निकाल लो, एक ही बात है, डजंट मैटर, IG कॉमन भी निकाल सकते हो, G प्लस R, फिर आप बोल सकते हो V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस R, फिर आप बोल सकते हो कि R ही फाइंड करना है, तो V बाई IG माइनस G। V आपको बोला है, क्या बोला है आपको, आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है 30 वोल्ट रेंज के, मतलब V की वैल्यू 30,
राइट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 मिली एम्पियर, मतलब आपको IG की वैल्यू भी 30 मिली एम्पियर इनडायरेक्टली बता दी है। 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर इज 30 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर माइनस जी। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है जी, और वो 100 ओहम बोला है, ये आपको 100 ओहम बोला है। 30 30 कैंसल, 10 पावर -3 ऊपर जाके 10 पावर +3 होगा, 10 पावर +3 मतलब 1000 होता है, 1000 में से 100 गया तो 900 होता है, तो 900 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आपको इतना पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर, अगर आपको गैलोनोमीटर का को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में जो भी कंपोनेंट्स है उसमें से करंट सेम पास होता है। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल वोल्टेज इज IG into resistance of galvanometer G plus IG into resistance in series R. That's it. This is what you're supposed to do. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt. Galvanometer का resistance 50 ohm इसका resistance है. It is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950. मतलब यही केस है, मतलब केस यही है। ओके, तो यही केस है, कुछ फर्क नहीं है, ऐसा कनेक्शंस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 3 वोल्ट का बैटरी है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। ओके राइट, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2950 आपको बता दिया है, और वोल्टेज आपको 3 वोल्ट बता दिया है, इन सीरीज है, ये भी इन सीरीज दिख रहा है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिविजन इन ऑब्टेन्ड, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट रीडिंग आया हमारे पास, करंट का रीडिंग आया, दैट इज 30 डिविजन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर का जितना भी मार्किंग होगा वो कंप्लीटली जीरो से जितना भी होगा, है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कंप्लीटली डिफ्लेक्ट होना, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। करेक्ट, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो करंट कैसे निकालोगे वो भी देख लेते हैं। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG, हाउ डू यू फाइंड आउट करंट? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। What is voltage? 3 volt. What is total resistance? Resistance of galvanometer. प्लस प्लस क्यों? क्योंकि सीरीज में है, तो ऐड ही करेंगे ना, सीरीज में तो ऐड ही करोगे, तो ऐड करोगे तो ऐड कर लो। तो वोल्टेज जो है वो 3 है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 है, और सीरीज में 2950 है, तो दैट इज 3 अपॉन 3000, सो दैट इज 10 पावर -3, है ना, मतलब मिली एम्पियर का करंट है बेसिकली, तो मिली एम्पियर का करंट है, तो 1 मिली एम्पियर का करंट मतलब 30 डिविजन देता है आपको, वो क्वेश्चन में बोला है वो, राइट। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन व्हाट क्वेश्चन इज टेलिंग यू। तो यहाँ पे 0 मार्किंग, यहाँ पे मान लो 10 मार्किंग, यहाँ पे 20 मार्किंग, यहाँ पे 30 मार्किंग, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 30। 1 मिली एम्पियर करंट के लिए सीधा 0 से 30 पे आ गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो 1 मिली एम्पियर करंट करस्पॉन्ड्स टू 30 डिविजन्स इन दिस गैल्वेनोमीटर, मतलब 1 डिवीजन is 1/30 of a milliampere. And this is what you should know. अभी आगे पढ़ो क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन, तो मैं थोड़ा सा वो रख ही देता हूं, तुम आपके काम में ही आएगा वैसे भी। तो यहाँ पे था 0 मार्किंग, यहाँ पे था 10 मार्किंग, यहाँ पे था 20 मार्किंग, यहाँ पे था 30 मार्किंग। तो पहले क्या था, पहले आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 0 से 30 डायरेक्टली आपको मिल रहा था। अब उनका बोलना है कि मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, मुझे डिफ्लेक्शन रिड्यूस करना है, मतलब मुझे अभी 20 तक डिफ्लेक्शन, 20 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन चाहिए। आई वांट टू हैव डिफ्लेक्शंस ऑफ 20 डिविजन्स, नॉट ऑफ 30, राइट। द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस कि रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब करंट कम होगा, तब डिफ्लेक्शन कम होगा, राइट।
तो कोई भी आंसर 2950 से कम नहीं आ सकता, और दिया भी नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया, राइट? गुड। अब सॉल्व कैसे करेंगे? आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। एक डिवीजन मतलब 1/30 ऑफ अ मिली एम्पियर, यहां तक तो हम वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। अब आगे आगे ये है, अगर मुझे डिफ्लेक्शन रिड्यूस करना है, कितना चाहिए हमको? हमको 20 डिविजन चाहिए। 1 डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 1/30 मिली एम्पियर, देयरफॉर 20 डिविजन्स will be equal to 20/30 of a मिली एम्पियर। देखो, 1 मिली एम्पियर मतलब 30 डिविजन, मतलब 1 डिवीजन इज 1/30 मिली एम्पियर, मतलब 20 डिविजन इज 20/30, मतलब 2/3 मिली एम्पियर। मतलब हमको करंट तो मिल गया, कम से कम हमको करंट तो मिल गया, आईजी न्यू। सेकेंड केस में करंट मिल गया, पहले केस का तो पता ही था ना, 1 मिली एम्पियर। मैंने बताया ना 30 डिवीजन से 20 आने के लिए करंट कम होगा, तो 1 मिली एम्पियर से 2/3, 2/3 0.66 मिली एम्पियर, मतलब करंट कम हो गया, मतलब दैट इज करेक्ट। तो हम जो कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ में वेरीफाई करना होता है कि हम लोग करेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग इट ऑन द राइट लाइंस। ओके, तो 2/3 आ गया, राइट? सो अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, वापिस से वही करेंगे। तो हमको वोल्टेज चेंज किया था क्या हमने? नहीं, 3 वोल्ट। करंट कितना आया? 2/3 मिली एम्प। मिली एम्पियर में है, भूलना मत, मतलब 10⁻³ लिखना पड़ेगा। आर टोटल क्या है? जी, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, प्लस आर डैश। आर डैश क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले यहाँ पे आर था 2950। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, हमको सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए बोला है। द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी, मतलब हमको सिर्फ बोला है कि सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, करेक्ट? तो आर डैश फाइंड करना है हमको, राइट? तो ये आ जाएगा 9/2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू जी प्लस आर डैश, मतलब 9/2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू जी प्लस आर डैश। So 9/2 is 4.5 into 10⁻³ minus g equal to r dash. Therefore, r dash is equal to 4.5 into 10⁻³ is 4500 minus g की वैल्यू 50 थी, तो 4450। तो 4450 ऑप्शन नंबर बी। This is how you are supposed to solve this question. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, सीरीज रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ता है हमको, राइट? Good. So that is what you have. This is how you solve this question. Question number 10. When a charged particle moving with a velocity of, just a minute. When a charged particle moving with a velocity v bar is subjected to a magnetic field of induction v bar, the force on it is non-zero. Non-zero force है. This implies that angle between, मैंने अभी बताया था, force, अभी आप तो सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हो QVB, बट व्हाट इज ओरिजिनल फॉर्मूला? फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज विद वेलोसिटी v bar इज QV bar क्रॉस B bar। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज QVB sin थीटा। क्या बोला है कि फोर्स को नॉन जीरो होना है, नॉन जीरो। तो व्हाट हैपेंस इज, if theta is 0, sin theta is sin 0, which is 0, right? Good, right? If theta is 90, sin theta is sin 90, that is 1. If theta is 180, which means sin theta, that is sin 180, is again 0. तो फोर्स नॉन जीरो कब होगा? वो 0 से लेके 180 तक, लेकिन 0 और 180 को छोड़ के सारी वैल्यूज के लिए नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो कब होगा? इस इधर 0 और 180 नहीं, क्योंकि 0 और 180 पे तो 0 ही आ रहा है ना, तो नॉन जीरो तो नहीं है। नेचुरली 90 नहीं, सिर्फ 90 पे आता है क्या? सिर्फ 90 पे नॉन जीरो आता है क्या?
if I put theta as 45 डिग्री तो QVB sin 45 is 1/√2, तो यहाँ पे भी तो नॉन जीरो आता है। ऑप्शन सी देखो, कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, ओके नो, कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 and 180, यस। तो फोर्स को नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए कोई भी एंगल चलेगा 0 और 180 छोड़ के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टू सर्कुलर कॉइल्स। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू स्किप दिस। दिस इज इनकरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th. An electron moves in a circular orbit with uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. Okay. The radius of the circle is proportional to. This is easy question, extremely easy question. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दिया है which is performing circular motion, let us say with radius r. Okay, right, with speed v, इसका speed v है। Okay, it produces a magnetic field B at the center. So what is the radius? Obviously you should know, आपको पता है, magnetic field at the center of a circular loop, क्योंकि इलेक्ट्रॉन acts as a current carrying loop, तो ये आता है आपके पास mu0 I/2r. You should know this, but you know what is definition of current? It is charge per unit time, where capital T is time period. Time period is एक चक्कर लगाने में कितना टाइम, राइट? और आपको पता है, also you should know, velocity is distance upon time. तो time is distance upon velocity. तो therefore I is q by t, but t is d by v. तो ऐसा है, right? This is what you have. अब ये I आपको मिल गया qv by d, where d is distance. ओके, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना, 2πr, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग यू शुड नो। ओके, दिस इज हाउ मच डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन विल कवर इन वन राउंड, so 2πr. Equation number 2, equation number 1. From 1 and 2, B is mu0 by 2r into I is qv upon 2πr. तो मुझे मिल जाएगा यहां से B इक्वल टू mu0 qv upon 4πr स्क्वायर। मतलब मुझे मिल जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू mu0 qv upon 4πb। mu0 कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, राइट? चार्ज भी कांस्टेंट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात है तो वो भी कांस्टेंट। therefore you will have r square as proportional to v by b, since mu0 by 4π and q are constants. These are constants, so therefore you will have r as proportional to root of b by b. So r is proportional to root of b by b, option number C. This is what you're going to get, because it is something very simple. Agla question, question number 13. A charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it. Then, ये oral question है, अभी हमने देखा. Charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it. Then, speed of the particle remains unchanged. Direction of the particle remains unchanged. This is something which is ridiculous, doesn't make any sense, right? Acceleration remains unchanged. Oh, velocity remains unchanged. Oops. तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे, what happens when a charged particle moves inside a magnetic field B bar? What happens? Speed remains unchanged, लेकिन मैंने यहाँ पे जब लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है,
जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आ गई, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। वेलोसिटी कैन नॉट रिमेन अनचेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट रिमेन अनचेंज, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। एक्सीलरेशन कैन नॉट रिमेन अनचेंज, क्योंकि एक्सीलरेशन, देखो जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो नो डाउट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। जब पार्टिकल ए पे था तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, मतलब टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन जब पार्टिकल ए से बी पे आएगा तब क्या होने वाला है, तब इवन दो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ही है, लेकिन इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई। जब सी पे आएगा तो वापस से स्टोरी वही है, तो स्टोरी इज स्टिल द सेम। when it is at C, direction of acceleration is still radial, but it is now pointing towards positive x. जब वो D पॉइंट पे आएगा तो in that case also acceleration is still radial, but again it is now pointing towards positive y. So acceleration does not remain unchanged, it changes in direction, right? तो एक ही है, speed of the particle remains unchanged. Simple question. अगला क्वेश्चन तो जोक है। Number of turns, area and current through a coil is given by NAI. Number of turns, you have a coil with number of turns n. Okay, current is I, area of each coil is A, magnetic moment is N into I into A. Magnetic moment is N into I into A. ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है, दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन अभी अभी मैंने सॉल्व करके दिया। इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, kinetic energy E, enter in uniform magnetic field B perpendicularly, then its frequency is given by। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होना चाहिए, EB अपॉन 2πm। नहीं पता तो बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी नहीं फाइंड किया क्या हम लोगों ने? टाइम पीरियड अभी फाइंड किया कि नहीं? यू सी, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 2πr बाय v, तो दिस इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय 2πr, राइट, करेक्ट, राइट, ये तो आपको मिल गया है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया v अपॉन 2πr, राइट। तो कैन आई राइट डाउन दिस एज v बाय 2π 1/r, और रेडियस आप फाइंड करते हो, आपने फाइंड किया था ऑलरेडी, पिछले 3-4 क्वेश्चन पहले हमने रेडियस भी फाइंड किया था। तो रेडियस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज रेडियस, इट इज mv बाय eb, ये हमने फाइंड किया है। कहां से फाइंड किया है? वापस वही स्टोरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वहीं से आता है ये इक्वेशन। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी एज v अपॉन 2π eb बाय mv, v कैंसल, तो eb अपॉन 2πm, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू गेट इट, इट्स वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P विल बी। हमारे पास एक वायर है, वायर नंबर 1, जिसमें 5 एम्पियर करंट है। दूसरा वायर है, वायर नंबर 2, जिसमें 2.5 है, और P पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो दोनों के सेंटर पे है। मतलब डिस्टेंस R1 ये 2.5 हो गया, डिस्टेंस R2 ये भी 2.5 मीटर हो गया, राइट। नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई राइट हैंड रूल। अभी मैं यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे हम लोगों को, लेकिन यू शुड नो। देखो गड़बड़ कहाँ होती है, मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि गड़बड़ कहाँ होती है। आप बोलोगे वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है B1, दैट इज गिवन बाय, बिकॉज फॉर्मूला तो आपको पता ही है,
magnetic field due to a long straight current carrying wire is mu 0 upon 2 pi I by r. ये तो पता ही है, अब आपको नहीं पता होगा तो फिर वापस से मैं पिछले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बताया है ये म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, दिस इज बाय डेफिनेशन। अगर आपको a बोलना है तो a बोल दो, वेयर a इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, वो भी चलेगा, राइट? ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड at a distance a from a long straight current carrying wire. B1 magnetic field due to first wire. अभी मैं क्या करूंगा, मैं इंटेंशनली यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, दिस इज बाय इंटेंशन, ओके? मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, चलो छोड़ो, नहीं करेंगे, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे आंसर म्यू 0 के टर्म्स में 10 पावर माइनस 7 डालना नहीं है, तो डजंट मैटर, राइट? तो ये आ जाएगा म्यू 0 बाय 2 पाई I1 upon A1, mu 0 by 2 pi I1. What is current through wire 1 is 5 ampere. Distance कितना है? What is distance? 2.5. क्यों? क्योंकि A1 हो या A2 हो, ये दोनों के दोनों टोटल डिस्टेंस के हाफ पे है, मतलब 2.5 पे है, 2.5 पे है, 2.5 पे है, तो A1 2.5 मीटर है, 1 जा एंड 2 जा, ये कैंसल, ये कैंसल, तो म्यू 0 बाय पाई आपको मिल गया। B2 अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा म्यू 0 बाय 2 पाई I2 बाय A2, तो ये आ जाएगा म्यू 0 बाय 2 पाई I2 इज 2.5 और A2 भी 2.5, कैंसल कैंसल, मतलब म्यू 0 बाय 2 पाई। अब गड़बड़ कहाँ होती है, अब जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो ना, अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा, अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे डायरेक्शन के, तो आप बोलोगे B1 प्लस B2, तो यहीं पे हो गया आपका आंसर गलत, म्यू 0 बाय पाई प्लस म्यू 0 बाय 2 पाई, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3 म्यू 0 बाय 2 पाई। मगर मैं सेट करता तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, राइट? मतलब मैं ऑप्शन नंबर बी को मॉडिफाई करके ऐसा लिख देता, तो दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस, बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू अप्लाई रूल, पहली वायर करंट, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ एट पी पॉइंट, यहां थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। तो ऐसा है, जो पहली वायर है, पहली वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड बाय राइट हैंड थंब रूल, इनसाइड, अंदर की तरफ। सेकेंड वायर का उसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग आउटसाइड, डिनोटेड बाय दिस डॉट, मतलब B1 एंड B2 आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे B1 is going inside at point P, whereas B2 is coming out at point P. Therefore, B1 and B2 are oppositely directed. ये important है, अगर ये नहीं करोगे तो आंसर विल बी रॉन्ग। Therefore, net magnetic field is B1 minus B2. आप बोलोगे B2 minus B1 क्यों नहीं? अभी क्योंकि B1 is greater than B2, 5 एम्पियर का करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो लॉजिक है, ओके, राइट? तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट म्यू 0 बाय, एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज व्हाट यू विल हैव, राइट? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, simple and simple. So that's all about this particular chapter. We are done. बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो मोर और लेस इसी सब फॉर्मूलाज पर रिलेटेड है, मोर और लेस, एंड मोस्टली दे आर थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अगले 5-6 क्वेश्चंस तो थियोरेटिकल है और बाकी सब के सब इसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड है।
So we are done with this particular chapter. So we'll stop here for today.